बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। आप सोचिए, जब सीएम के काफ़िले पर अगर कोई पत्थर मारता है और अगर कोई थप्पड़ मारता है, वो चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड भी होती है। आप सोचिए कैसे ये प्लानिंग से सारी चीज़ें की जा रही है और वो चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड होती है और वो उस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे डाल भी दी जाती है 2 मिनट बाद। आप सोचिए कैसी प्लानिंग चल रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जब जुड़े थे तो पार्टी में, जब आम आदमी पार्टी में क्या देखकर जुड़े थे? आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? तो ये क्या है? हर कोई पार्टी में आईएएस पीसीएस है क्या इस पार्टी में? टीवी पर बैठकर आप कोई भी बात कहते हैं तो उसका प्रतिकार करने वाला कोई नहीं होता। आप कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय कोई नहीं बोल रहा हो। आखिर हुआ क्या? 245 करोड़ रुपए सब्सिडी दिल्ली सरकार शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिया करती थी बिजली कंपनियों को। आज 700 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हम लोगों को तो ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, हमारे 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। एक एक बात में वजन है, एक एक बात में दम है। आप सुनिएगा, इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा। सुरेशवती चौहान ही आपके सामने देख लेना, आप यहाँ पे 20 से 25 हज़ार वोट ले जाएगी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी यहाँ। दर्शकों, आपको बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारी ही पार्टियां सोच रही हैं कि उनकी सरकार किसी न किसी तरीके से बन जाए। लेकिन टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही दिखती नज़र आ रही है। अब मैं इस वक्त बैठा हूँ रोहतास नगर विधानसभा में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं रवि पांडे जी, जो कि एक तरह से आम आदमी पार्टी के साथ शुरू में जुड़े और उन्होंने रोहतास नगर विधानसभा में कहें या पूरे उत्तर पूर्वी ज़िले में कहें, पार्टी को सींचा और बहुत काम भी किया। लेकिन आज जो हैं पांडे जी अपने घर पे बैठे हैं और साइलेंट बैठे हैं, और ऐसे क्यों बैठे हैं इनसे बात करेंगे। पांडे जी, स्वागत है आपका। मैं बहुत समय से आपको देख रहा हूँ कि आपने पार्टी के लिए बहुत सारा योगदान दिया। जब इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कोई काडर भी नहीं था तो आप लोग कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में जुड़े और आपने एक तरह से पार्टी को स्टैंड किया। लेकिन इस वक्त आप लोग साइलेंट घर में क्यों बैठे हैं? हम लोग पार्टी से 2013 में जुड़े थे और हम लोग जुड़े थे इस आशा में कि ये स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है और हम देश में आज़ादी और देश में निष्पक्षता लाने के लिए, राजनीति में एक साफ पारदर्शिता लाने के लिए जुड़े थे। मैं खुद बाबरपुर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था। इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ करके फिर उसके बाद हम जुड़े रहे अन्ना आंदोलन से। उसके बाद जब सरिता सिंह जी को टिकट हो गई हमारी विधानसभा से 2015 के अंदर, हमने इन्हें एक एक घर ले जाके इनका परिचय करवाया, चुनाव जितवाया, लोगों से फंडिंग करवाई, इस आशा से कि ये क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगी। इन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र की इस बेटी हूँ, मैं यहीं पर इन्हीं सड़कों पर इनके लिए जान दे दूँगी, आंदोलन करूँगी, इनके लिए दिन रात मेहनत करूँगी, काम करूँगी। पर हुआ बिल्कुल एकदम इसके विपरीत। 2015 में चुनाव जीतने के बाद जब हमने लोगों की समस्याएं, लोगों के मुद्दे, लोगों की दिक्कतें, जो लोगों से हमने वादे करे थे, उन्हें जब पूरा करने के लिए कहा तो ये खिसियाने लगी, ये झल्लाने लगी जी। और उसके बावजूद इतना काम करने के बाद इन्होंने क्या करा कि जब हम लोगों के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जाते थे तो ये झल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी हर बात पे। इन्होंने सोचा कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यदि उनको अपमान कर दिया जाएगा तो वो स्वयं ही साइड हो जाएंगे और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने तुरंत शादी कर ली जी। ये खुद लालगंज की रहने वाली हैं। साल में 8 महीने ये लालगंज रहने लगी, फिर शादी हो गई तो कुछ समय बनारस बिताने लगी। क्षेत्र के लोग अपने आप को यहाँ अनाथ महसूस करने लगे। लोगों की भीड़ जमा होती थी, लोगों ने मेरे घर पर प्रदर्शन तक करा था उस दौरान जीटीबी अस्पताल में भर्ती करने के लिए। आम आदमी पार्टी इन पर इतना मेहरबान हुई कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की चेयरमैन ये, राजीव गांधी की चेयरमैन ये, उसके बाद विकास बोर्ड की चेयरमैन ये, और क्षेत्र में काम कुछ नहीं। अगर 5 साल इन्होंने इफेक्टिवली काम किया होता तो जो व्यक्ति 7,000 वोटों से चुनाव जीता था वो 14,000 मतों से चुनाव हारता नहीं जी। बिल्कुल, तो लगभग 21,000 वोटों से चुनाव ये हार गई। उसके बावजूद आज पार्टी ने इनको क्या देख करके कंसीडर करा। इनकी अध्यक्षता में 2 निगम चुनाव इन्होंने रोहतास नगर विधानसभा में लड़ाए। पहली बार लड़ाए तो ये 4 सीटें हार गईं, दूसरी बार लड़ाए तो 3 सीटें हार गईं, 1 सीट जीती, वो भी मात्र 244 वोटों से जी। और आप अंतर देखें, लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो यहाँ से प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी हमारी विधानसभा से ही केवल 36,000 वोटों से पीछे रह गए जी। आप जब जुड़े थे तो ये तो आपने कैंडिडेट की बात की जो आम आदमी पार्टी से रोहतास नगर की है इस वक्त, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जब जुड़े थे तो पार्टी में, जब आम आदमी पार्टी में क्या देखकर जुड़े थे? आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि यू मस्ट गो टू दीज पार्टीज़? हम लोग जुड़े थे जन लोकपाल बिल के लिए। जन लोकपाल बिल तो दूर की बात रही, इन्होंने अपनी पार्टी में से ही लोकपाल ख़त्म कर दिया। इन्होंने अपनी पार्टी के जनक अन्ना हजारे को ही नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद किरण बेदी जैसी ऑनेस्ट ऑफिसर को नज़रअंदाज कर दिया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण,
कुमार विश्वास, एच.एस. फुल्का, कितने नाम लूँ जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इस पार्टी को अर्श से फर्श से अर्श तक ले गए। और उन्हीं लोगों को ये व्यक्ति डिक्टेटरशिप, एक तरीके से जैसे कोई कंपनी फ्रेंचाइजी नहीं बांटती है, इन्होंने उसे राजनीतिक दल को सेवा का मुद्दा ना बना करके, क्योंकि ये IRS थे, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसे फ्रेंचाइजी समझ लिया। और जो लोग इनको जरा भी लगे इनकी डिक्टेटरशिप में तानाशाही के बीच में आते हुए, उन्हें इन्होंने जड़ से साफ कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ मनीष जी, क्या कुमार विश्वास कोई गलत व्यक्ति थे, या कुमार विश्वास ने कोई जघन्य अपराध किया था? क्या डॉक्टर शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध लॉयर देश के, जिन्होंने चारा घोटाले का केस लड़ा था, उनमें क्या खामियां थी? एच.एस. फुल्का जो 84 दंगों के वकील रहे, उनमें क्या खामी थी कि उनको नज़रअंदाज कर दिया गया? सुच्चा सिंह छोटेपुर वाला, उनमें क्या खामी थी कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया? योगेंद्र यादव, उनमें क्या बुराई थी? असल में बात यह है कि इन सब लोगों में कोई बुराई नहीं थी, बुराई इस व्यक्ति में थी। इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं केवल और केवल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, ये IRS थे, इनके चुने हुए नुमाइंदे भी अभी रोहतास नगर में भी आपको एक वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है, आपको दिखाई दे जाएगी, सभी अपने आप को IAS PCS बताने लगे। एक ट्रेंड सा चला दिया इन्होंने लोगों को। मैंने भी देखा है कि लोग कह रहे हैं, और जो बात करें तो एक रोहतास नगर विधानसभा की जो पूर्व विधायिका रही आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही हैं आई लेफ्ट माई PCS जॉब। तो ये क्या है? हर कोई पार्टी में IAS PCS है क्या इस पार्टी में? ये लोग अपने आप मनोनीत हैं, जैसे मनोनीत निगम पार्षद होते हैं ना, इसी प्रकार से ये लोग मनोनीत IAS PCS हैं जी। जिसका मन करता है वो अपने आप को IAS PCS MSc PhD होल्डर, डॉक्टर, CA, अपने आप को देश का सबसे वरिष्ठ और सम्मानजनक नागरिक बताने की चेष्टा करने लगते हैं जी। मैं तो ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि आखिर 2015 से 20 का मौका जनता ने, अरविंद केजरीवाल ने इनको दिया। रोहतास नगर विधानसभा की जनता ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया, इन्हें चुनाव जिताया। उसके बावजूद इन्होंने 2015 से 2020 के अंदर ऐसे क्या काम करे कि क्षेत्र की जनता इनसे नाराज़ हो गई। पार्टी के वर्कर टूटकर आज कम से कम आपको बताऊं, जितने वर्कर हमने जोड़े थे उनमें से कम 700-800 वर्कर पार्टी के हमारे, जो मजबूत स्तंभ के रूप में हमने जोड़े थे इस पार्टी से। आपके पत्रकारिता जगत से यशवनी भारद्वाज जी भी हैं, रामवीर मलिक जी हैं। एक गिरने की इंतहा इस तरीके से हो गई कि एक महिला जो लोगों की बात इन तक पहुंचा रही थी, उसे मारने पीटने की धमकी देने लगे। वो FIR दर्ज करानी गई, उस बेचारी की FIR नहीं लिखी गई। बबीता नाम है शायद उनका। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे जिन्हें आप राजनीति करने आए हैं, लोगों का दिल जीतने, आप उनका दमन करने या शोषण करने के लिए यहाँ नहीं आए। आप बाहर से आकर के ये सोचते हैं कि आप लोगों का दमन करेंगे, शोषण करेंगे और क्षेत्र के लोग चुप रहेंगे। क्षेत्र के लोग आपको अपना जवाब वोट बैंक के माध्यम से देंगे। और अब की बार आप देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी है तीसरे नंबर पर रहेगी जी। सुरेशवती चौहान 20 से 25 हज़ार वोट लेकर के जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी? दावा करता हूँ मैं इस बात का जी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, ऐसी भूल कर दी कि जब क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने, रामवीर मलिक जैसे शिक्षक ने और लोगों ने इतना विरोध किया, धरने प्रदर्शन करे, जब पार्टी की ऊपर की गाइड जो लाइन है उन्होंने सुना ही नहीं। कोई PSC की मीटिंग हुई ही नहीं, लोगों से बायोडाटा लिए ही नहीं गए, डायरेक्ट अपने मनोनीत 11 सदस्य पे 11 टिकट पहले दे दिए। 11 टिकट में इनका नाम आ गया। इतनी कैपेबल, इतनी काबिल, इनके अलावा कोई काबिल नहीं था। इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। जनरल सीट पर इन्होंने जो है SC ST कैंडिडेट को चुनाव लड़वा दिया। क्या जनरल में कोई इस काबिल नहीं था कि निगम चुनाव लड़ सके जी? मनमानी तानाशाही इन लोगों के रवैये के अंदर है। आम आदमी कहने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता। आम आदमी के दर्द को सहना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। मैंने देखा आम आदमी के चीफ मिनिस्टर जब भगवंत मान इस रोड पर आए तो उनके पीछे गाड़ियाँ थी लैंड क्रूज़र। ये किसी आम आदमी के चीफ मिनिस्टर की पहचान है क्या? नहीं, वो तो देखिए, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अपना जो भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, या गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कोई भी किसी कंपनी की हो, उससे लेना देना नहीं। पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी पार्टी की छवि को धक्का तब लगा जब पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब तो पंजाब में ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि LG हमारा नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा है। 2 साल हो गए, वहाँ की महिलाओं का क्या कसूर है कि उन्हें 1000 रुपये भी आपने पेंशन नहीं दी? जी। उसका प्रभाव दिल्ली में आ रहा है। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं। बिल्कुल सही बात। कम्युनिटी बनी रहती है, लोगों का व्यापार पंजाब से है, दिल्ली से व्यापारी पंजाब आता है, पंजाब से व्यापारी दिल्ली जाता है।
दिल्ली से सिर्फ सामान ही नहीं, विचारधारा भी पूरे देश के अंदर जाती है। और जब ये विचारधारा गई कि आखिर इन्होंने पंजाब में कोई काम नहीं करा, नौकरियां नहीं दी, महिलाओं को 1,000 छोड़ो 1 रुपया भी पेंशन। मैं तो अब की बार यहाँ देख रहा था किस तरीके का अजीब ड्रामा खेला जा रहा था कि लोगों से उनके वोटर आधार कार्ड लिए जा रहे थे, परंतु किसी से उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं पूछा जा रहा था। मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को अगर सच में महिलाओं को 2100 रुपये पेंशन देनी थी तो अपने 11 साल के विधानसभा के कार्यकाल के अंदर उन्होंने प्रस्ताव पास क्यों नहीं कर दिया? और अगर उनको अब सुध बुध जागी थी तो उन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट दिया लिखित में कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं शपथ पत्र देता हूं कि मैं प्रत्येक महिला को 2100 रुपये दूंगा। और उसके बिहाफ पर प्रत्येक विधायक को हर एक घर में जहां उन्होंने ये फार्म भरा उस महिला को उन्हें वो शपथ पत्र देना चाहिए था, उसके बैंक खाते का नंबर लेना चाहिए था, उसका अनुक्रमांक लेना चाहिए था। पैसे क्या घर घर जाके हाथ में पकड़ाओगे? जी 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 जी। पैसे आप घर घर जाकर हाथ में नहीं पकड़ा सकते। और ये जानते हैं इस बात को कि अगर ये शपथ पत्र देंगे तो झूठा शपथ पत्र देने पर 7 वर्ष की कारावास और कैद हो सकती है, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। आप जानते हैं दिल्ली सरकार के इतने मंत्रालयों में आज तक किसी फाइल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है। जी जी जी। कितनी चतुराई से इस कार्य को किया गया है आप समझ नहीं सकते। कि हम लोगों को तो ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, हमारे 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। हम लोग 25 साल तक कांग्रेस में जूते घिसते रहे, हम लोगों ने इतने काम करे। अरे कांग्रेस में कम से कम कार्यकर्ता की सुनी जा रही थी, कार्यकर्ता की बात चलती थी। आज क्या हुआ, यहाँ आए हम एक विधायक तक सीमित रह गए, विधायक ने लोगों की सुननी बंद कर दी, कार्यकर्ताओं को अपमानित करना शुरू कर दिया। अरे इतने सारे लोग, इस विधानसभा के 2.5 लाख लोगों में से इतने सारे वर्कर्स में कोई कैपेबल नहीं था कि आपने एक हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे दी, जहां आपने जीते हुए दिलीप पांडे की टिकट काट दी, रामनिवास गोयल की टिकट काट दी, एक से एक प्रबुद्ध, एक से एक क्रांतिकारी नेता की टिकट काट दी। वहाँ ये इतनी काबिल थी कि इनको हारने के बावजूद टिकट दे दी गई। जी 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 जी। और क्षेत्र के लोगों को रोष इसी बात से है कि आखिर है क्या ऐसा, ये राजनीति लोगों की सेवा के लिए है या लोगों के शोषण के लिए है? अभी हमने देखा कि 8 जो कुछ भारी दिल्ली से हैं, कुछ मुंडका और कुछ मादीपुर, जो कॉलोनियों के नाम मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी के ने प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दी है आम आदमी पार्टी की। आप सोचिए किस तरह, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है पार्टी में? देखिए असल में बात क्या है कि आप टीवी पर बैठकर आप कोई भी बात कहते हैं तो उसका प्रतिकार करने वाला कोई नहीं होता। आप कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय कोई नहीं बोल रहा होता, लेकिन विधायक को या क्षेत्र के प्रत्याशी को या प्रतिनिधि को गली गली घूमना पड़ता है। और कभी भी ना जाए तो 5 वर्ष में जब चुनाव आते हैं तब तो जाना ही पड़ेगा। और जब वो जाता है तो लोग उनका गिरबान पकड़ लेते हैं कि आपने 2 बार कहा यमुना सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, वो डूब गए। कहाँ गए वो पैसे? एक भी एसटीपी नहीं है जी। क्या किया आपने उन पैसों का? जी। और एक इतनी दुखद बात आज आपको बताऊंगा, शायद आपके संज्ञान में हो या ना हो। दिल्ली में जब कोरोना काल लगा, केंद्रीय योजना आयोग ने 500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए थे कि आप कम से कम 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश करो ताकि दिल्ली में महामारी के समय पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। आप जानते हैं इन्होंने एक भी ऑक्सीजन प्लांट टिल नाउ, आज की डेट तक इन्होंने स्टैब्लिश नहीं करा। लोगों की जान से खिलवाड़। कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी। जीटीबी कांग्रेस के कार्यकाल में बना, राजीव गांधी कांग्रेस के कार्यकाल में बना, इभास कांग्रेस के कार्यकाल में बना। आपने, मैं दूर की बात नहीं करता, आपने जमुना पार को कितने अस्पताल दिए? 11 सालों में एक अस्पताल आप दे नहीं पाए। आप बात करते हैं ईमानदारी की, आप बात करते हैं देश को परिवर्तन करने की, आप बात करते हैं इंडिया अलायंस की। रवि जी, अब ये बातें जो जैसे देखिए, हम लोग तो समझते हैं, हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ प्रमोट की जा रही है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और क्या चीज़ नहीं प्रमोट की जा रही। तो अब ये बातें लोग समझने लगे हैं, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आने लगी हैं कि जो चीज़ें बोली जाती हैं कैमरे पर उसको प्रमोट कैसे करना है। आपको बता दूं, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो इसे भी मैं प्रमोट करके 2-3 लाख व्यूज़ इस पर ला सकता हूँ। लेकिन आपको सीधी बात बताऊँ, अब ये पब्लिक समझने लगी है इनका प्रमोशन का खेल आम आदमी पार्टी का, कि जो बोलेंगे, जो कंटेंट बनाएंगे, इनको लगता है कि वो किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब ये बातें खुल चुकी हैं सारी। ऐसा है कि लोगों को आप एक बार तो जरूर झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना सकते हो, परंतु बार बार नहीं। लोगों ने 2 बार इन पर विश्वास किया, 28 सीटें आईं, तब ये दोबारा चुनाव लड़े। इन्होंने कहा था कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, शपथ पत्र दे करके। फिर इन्होंने कांग्रेस से ही समर्थन लिया, सरकार बनाई, फिर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इन्होंने, जब जनता ने इनको 67 सीटें देकर पूर्ण बहुमत से भेजा दिल्ली विधानसभा के अंदर, तब ये, उस समय तो ये प्लास लेकर
28 सीटें आने से पहले प्लास लेकर के खंभों पर तारे काटते चलते थे और कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर इन बिजली विभाग की कंपनियों को लात मारकर दिल्ली से भगा दूंगा। आज क्या हो गया? 11 साल से क्या वो लात टूटी पड़ी है या उसमें प्लस्तर हो गया है या उस पर उन अंबानी अडानी के पैसों का दीमक चढ़ गया है? हुआ क्या है आखिर हुआ क्या? 245 करोड़ रुपए सब्सिडी दिल्ली सरकार शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिया करती थी बिजली कंपनियों को। आज 700 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है। आखिर क्यों? एनटीपीसी से बिजली खरीद करके ये बिजली कंपनियां, एक प्राइवेट सेक्टर है, ये बिजली कंपनियां पब्लिक को अपना फ़ायदा निकाल करके दे रही हैं और अपने हिसाब से रेट टैरिफ सेट करती हैं। अपने हिसाब से रेट टैरिफ सेट करती हैं। आज आपको पता है कि 200 यूनिट फ्री, किसी का 200 यूनिट बिल ही नहीं आता। सभी का, ज़्यादातर लोगों का, 99% लोगों का 200 यूनिट से ऊपर बिल आता है। जी जी। और उस नाम पर आप ठगी कर रहे हैं, जो दे नहीं रहे उसके लिए लूट रहे हैं। अच्छा रवि जी, कल मैंने एक पार्क में इंटरव्यू किया था, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक तरह से जो लोगों की कंडीशन और उनके मकान का स्तर देखकर, आपका मकान तो काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, तो ऐसा है कि इनको ये पता है, डेमोग्राफी पता है लोगों की, कि किसी का 20-25 गज का मकान है अगर, तो उस व्यक्ति की इनकम सोर्स क्या होंगे, उसको मार्क करके कहीं ऐसा तो नहीं है सब्सिडी दिया जा रहा। इनको डेमोग्राफिकली पता है, ये सब स्टडी करते हैं कि किसको बेनिफिट देना है, कौन हमारे वोटर है। ऐसा है, मुझे कभी कभी लगता है ये। नहीं, इन्हें वोटर वगैरह से कुछ भी नहीं लेना देना होता। कोई भी वोटर जो आज यहाँ पर वोट करता है, क्या वो कभी सीएम से मिल सकता है? संभव ही नहीं है। इन्होंने शुरू में 2-4-10 दिन जनता दरबार लगाया, सीएम दरबार लगाया, उसके बाद दरबार बंद हो गया जी, क्योंकि दरबार को तो शीश महल में तब्दील होना था जी। तो उसमें आम सब्सिडी की बात पे मैं कह रहा हूँ, सब्सिडी की बात, अभी उसी पर आता हूँ मैं आपको। सब्सिडी बताता हूँ, 0.1% लोग भी नहीं है जिनका 200 यूनिट से नीचे बिल आता हूँ। और जाड़ों में ऑटोमेटिक लोगों का 0.1% वाले लोगों का तो बिल 200 यूनिट से नीचे आएगा। परंतु जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, चाहे वो 40 गज का मकान हो, अगर किसी का 30 गज का मकान है, वो एसी लगा ले तो उसने गुनाह कर दिया क्या? अगर आपको सब्सिडी करनी है तो आप 1 से लेकर के 1000 यूनिट तक जितना बिल आए सब पर सब्सिडी कर दो, सभी को लाभ होगा। उससे आपका क्या घटेगा? जब आपको लाभ देना ही है तो पूरी जनता को दो। आपने कैटेगराइज करके, अब देख लीजिएगा ये 2100 वाला जो वादा है, भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं नहीं हैं जी, वो अपनी तनख्वाह के लिए कभी एलजी हाउस पे धक्के खाती हैं, कभी सड़कों पे धरना प्रदर्शन करती हैं? क्या जो महिला बस मार्शल हैं वो महिलाएं नहीं हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स महिलाएं नहीं हैं? वो अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने रोजगार के लिए धक्के खा रही हैं, कभी सीएम के आगे हाथ जोड़ती हैं, कभी एलजी के आगे हाथ जोड़ती हैं, कभी कहीं धरना प्रदर्शन करती हैं, कभी कहीं लाठी खाती। वो महिलाएं हैं या नहीं? अगर वो महिलाएं हैं तो आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों? मुख्यमंत्री के घर के अंदर राज्यसभा सांसद, दिल्ली की महिला आयोग की चेयरपर्सन को वहीं पीट दिया जाता है और वो व्यक्ति आज भी आपके साथ है, तो इससे आपकी कितनी दोहरी और संकीर्ण मानसिकता जनता के सामने आ रही है, आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। रवि जी, ये जब बातें आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता आप पार्टी के नेगेटिव जाएगा ये सब? नहीं, हम देखें, ऐसा है कि डरते वो लोग हैं जिन्होंने चोरी की हो जी। हम लोग भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करने वाले लोग थे। भले फांसी चढ़ जाएं, भय नहीं है किसी से, क्योंकि किसी से कभी कुछ लिया नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, दिया ही दिया है, हमेशा मदद करी है। जी जी भय किस बात का? जी, सच में भय किस बात का, चाहे वो अच्छा, नेगेटिव हो चाहे दूसरी बात, संविधान से ऊपर इस देश में कोई नहीं। जी ये बात दिखा दी जब इन्होंने शराब घोटाला करा यहाँ पर, और शराब घोटाले की आग जो है यहाँ पर जैसे ही बढ़ी, आज आपको पता है हाई कोर्ट ने 120 करोड़ रुपए के लगभग बता दिया है कि हाई कोर्ट ने कि साबित हो चुका है कि वो पैसे जो है गोवा इलेक्शन में यूज़ किए गए हैं। तो आखिर जब ऐसी बातें जनता के सामने आएंगी, लोग जानेंगे, तो मोह भंग होगा, लोगों को पता चल जाएगा एक सीएम को कोई भी थप्पड़ मार दे रहा है। क्या मजाक है कोई? जी जी जी। आम आदमी सीएम से मिल नहीं पा सकता, विधायक मिल नहीं सकते आसानी से, निगम पार्षद मिल नहीं सकते, और किसी रिक्शा चलाने वाले की, ऑटो रिक्शा वाले की इतनी मजाल कि वो सीएम को थप्पड़ मार दे। सब ऑटो प्लान है, लोगों को बाद में धीरे धीरे, सब प्री प्लान है, यही मैं कहना हाँ, चाह रहा हूं। जी। लोगों को बाद में रियलाइज हो जाता है इन बातों का, जब वो देखते हैं कि सीएम के लश्कर के तो आगे पीछे इतनी पुलिस की गाड़ियां रहती हैं, इतना तेज बंदोबस्त रहता है। और आप सोचिए कि जब जिस दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, आप सोचिए जब सीएम के काफिले पर अगर कोई पत्थर मारता है और अगर कोई थप्पड़ मारता है, वो चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड भी होती है। आप सोचिए कैसे ये प्लानिंग से ये सारी चीज़ें की जा रही है, और वो चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड होती है और वो उस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे डाल भी दी जाती है 2 मिनट बाद। आप सोचिए कैसी प्लानिंग चल रही है इस देश में, और एक सिंपैथी गेन करने वाली प्लानिंग है कि हमारे सीएम को भाजपा वालों ने पत्थर मार दिया।
जी सिंपैथी गेन करनी हो तो वो ऐसे गेन थोड़ी होगी। आप सच में काम करो, जो सच में काम करते हैं उन लोगों को सिंपैथी गेन करने प्लानिंग से जो कंटेंट तैयार करने की बात कर रहा हूँ। वो तो देखिए एक साजिश है, एक षड्यंत्र जी। कह सकते हैं आप कि इनोसेंट जनता जो बेचारी बिल्कुल इनोसेंट है उसको पता ही नहीं उसको ये बता दो कि हमारे सीएम पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है। सीएम इतना कमजोर है कि उसे कोई भी थप्पड़ मार जाता है और तुम सीएम के दरवाजे पर अंदर तक नहीं घुस पाते हो। जी 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 हकीकत में सीएम के दरवाजे किसी के लिए खुले हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो सक्षम और ताकतवर लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक साधारण व्यक्ति की क्या मजाल वो एक कांस्टेबल को भी थप्पड़ मार दे। जी 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 मनीष जी, मैं आपसे बड़ी संजीदगी से इस बात को कहता हूँ, बड़ी संजीदगी से और बड़ी जिम्मेदारी से। एक आम व्यक्ति की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि वो एक पुलिस वाले को भी थप्पड़ मार दे। तो वो बेचारा कैसे एक सीएम को थप्पड़ मारने की सोच भी सकता है? और वहां तक पहुंचेगा ही कैसे? वो पहुंचा कैसे? सब कुछ बनाया जाता है, प्लान किया जाता है। आज ये क्षेत्र के लोगों को, हमें भी खुद और हमारे शहर की जनता को और दिल्ली की जनता को ये बातें आज समझ में आ रही हैं। जी जी जी। तो आप तो मेरे ख्याल से अब आपने इतना बैश किया है पार्टी को, तो आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार बन जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ आपसे। भाजपा सरकार तो ऑलरेडी इन्होंने गिफ्ट कर दिया है। हमारे यहाँ की विधानसभा सीट तो ऑलरेडी जितेंद्र महाजन बहुत लक्की आदमी हैं जिन्हें सरिता सिंह मिल गई सामने चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने उनको गिफ्ट कर दी। जिस दिन इनकी टिकट हुई उसी दिन मैं तो देख रहा था भाजपा कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे थे। जी जी जी। मैं तो पूछा भी तो कहने लगे पांडे जी हम तो सीट जीत गए हैं। मैं कैसे? कहने लगे हमारे तो मन की मुराद पूरी हो गई। जी जी। तो उन्हें पता था कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसका इतना विरोध है, जो ऑलरेडी 20,000 वोटों से लगभग पीछे हो चुका है, उसे चुनाव लड़ा रहे हैं हम। 36,000 वोट में हम लोकसभा चुनाव से पीछे हैं। तो वहाँ खुशी की लहर दौड़ना अमूमन था। सुरेशवती चौहान ही आपके सामने देख लेना, आप यहाँ पे 20 से 25,000 वोट ले जाएगी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी यहाँ। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ रवि पांडे जी। और भी आम आदमी पार्टी के पुराने मेंबर से आपसे मिलाएंगे। एक एक बात में वजन है, एक एक बात में दम है। आप सुनिएगा, इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा तो आपको लगेगा एक आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं या जो शुरू के कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, उनके दिल की बात आप तक पहुँचे। यही हमारा कर्तव्य है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।